नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ एक बार फिर से मैं आपके बीच हूं, लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है चुनावी प्रचार अभियान की। चुनावों का माहौल है पूरे देश में, जहां एक तरफ वायदों का पिटारा है, दूसरी तरफ दावों की ताल है, चुनावी प्रचार भी धुआंधार है। और इन सब के बीच जो ये बयानों की मारधाड़ है, रैली भी लगातार जारी है। सवाल ये है कि जिस तरीके का प्रचार अभियान चल रहा है, बयान वीर जिस तरीके से बयान बाढ़ एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। 5 दिन ही तो रह गए हैं बस पहले चरण के चुनाव को, और इसीलिए खास तौर से शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन सुपर सैटरडे माना गया, क्योंकि आज हर एक पार्टी ने कमर तोड़ मेहनत की। अपनी रैलियों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए हैं तमाम पार्टी के स्टार प्रचारक, वो चेहरे जिनके दम पर हर एक पार्टी जीत का दम भर रही है। बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आज चुनावी ताल ठोक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि रैलियां तो धुआंधार हो रही हैं, बयानों में मारधाड़ भी चल रही है, लेकिन इसका बड़ा असर जनता पर किस तरह से पड़ेगा और इसकी बड़ी तस्वीर कैसे आएगी, आज इस पर ही हम खुलकर चर्चा करेंगे। कोई बहस बहस नहीं होगी, बल्कि इन रैलियों का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ जाएंगे, उनके साथ मेरी होगी खास बातचीत। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सुपर सैटरडे की बात हुई है, इसलिए आइए जरा देख लीजिए कि सैटरडे के दिन खास तौर पर किन किन जगहों पर किन किन पार्टियों के खास चेहरे आज ताल ठोकते हुए नजर आए। पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था, आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका बदल दिया, राजनीति की संस्कृति बदल दी, राजनीति की परिभाषा बदल दी और राजनीति का ढर्रा बदल दिया। कांग्रेस के जमाने में नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता था डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। और बीजेपी एनडीपीपी के जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में इट हैज चेंज इनटू डिवाइन गवर्नमेंट मॉडल, और डिवाइन के माध्यम से हम इसको विकास की ओर ले जा रहे हैं। सबको बताना चाहती हूं, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता है क्या दिखता है, हमें पता है क्या दिखता है, आपका भय दिखता है, हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे। तो साफ तौर पर अगर देखिए तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चुनावी पार्टियों ने कमान संभाल रखी है। हर एक पार्टी ये कह रही है कि बदलाव तो हुआ है। एक तरफ 17 साल है, दूसरी तरफ कह रहे हैं 17 महीने हैं। एक तरफ चुनावों का पिटारा खुला हुआ है, घोषणा पत्रों की बौछार है, तो दूसरी तरफ घोषणा पत्र आने वाला है, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस।
जो तस्वीर है वो अपने आप में बता रही है कि इस बार चुनाव बहुत खास होने वाला है। अगर मैं आज के सुपर सैटरडे की बात करती हूं तो खास तौर से हमने देखा कि आज एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह थे, 3 राज्यों में अलग अलग ताबड़तोड़ रैलियां, एक तरफ वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में नजर आते हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान पहुंचकर अलवर में भूपेंद्र यादव के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आते हैं। नोएडा में भी उनकी रैली संभावित है। तीसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो तस्वीरों में जेपी नड्डा साहब को आपने देखा, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी राजनीति का जो तरीका था, तौर तरीका था, वो बदल दिया गया है, यानी पूरब से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की कमान संभाले हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई पंजा है तो, लेकिन पंजे की पकड़ ढीली हो चुकी है। तो ये पकड़ ढीली हो रही है या मजबूत, कमल खिल रहा है या नहीं खिल रहा है, इन सब के बीच में रैलियां जोरदार हो रही हैं, बयानों की मारधाड़ जारी है और इन्हीं बयानों का पोस्टमार्टम चलिए कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं सीधे न्यूज रूम की तरफ चलती हूं। मेरे साथ सुदर्शन न्यूज रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, रण क्षेत्र है ये और रण क्षेत्र में हमने बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्टीज के साथ, आपके साथ बहुत सारे बयानों का पोस्टमार्टम किया है। इस लिहाज से 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में ये कहा जा रहा है, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 के पार, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो ये कह रहा है कि देखिए बदलाव आने वाला है क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। किनके बयानों में, किनके दावों में ज्यादा मजबूती? सबसे पहले आपका कमेंट। लावनी, देखिए जो बातें दोनों तरफ से की जा रही है, मुझे लग रहा है कि एक आकलन इस आधार पे होना चाहिए कि दोनों आदमी के लड़ाई के पीछे में मुख्य वजह क्या है और दोनों जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन की लड़ाई में मुख्य मुद्दा क्या है। बीजेपी ने जब पहली बार सत्ता हासिल की थी 2014 में, उस बार जो बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वही कांग्रेस मुक्त भारत जो है उसी लक्ष्य को हालांकि 14 में आपने नहीं किया। हालांकि जो उनको विपक्ष का जो दर्जा मिलना था उसके नीचे उनको आया। 19 में भी उनकी हालत और खराब हुई। अब 24 में कांग्रेस मुक्त भारत का जो एजेंडा लेकर के बीजेपी चली थी, मुझे लगता है कि 2024 के लड़ाई में जो है बीजेपी शायद इसको हासिल करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया एनडीए के लिए और 370 जो है वो बीजेपी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन 2019 की लड़ाई और 2024 की लड़ाई में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक चीज दिखेगा कि 2019 की लड़ाई में जो ट्रायंगुलर फाइट था, यानी त्रिकोणीय मुकाबला था, वो इस बार जो है सीधा मुकाबला बनता दिख रहा है। हालांकि तीसरा फ्रंट भी है, यानी कहीं पर ओवैसी है, कहीं पर बसपा है, कहीं पर दूसरी छोटे दल जो है वो त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे मुकाबला जो है ये महागठबंधन के बीच में और एनडीए यानी बीजेपी लेड एनडीए के बीच में है। 400 पार का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, 10 वर्षों का मोदी का कामकाज और मोदी की गारंटी। और जो विपक्ष है, विपक्ष के पास अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि विपक्ष का यह मानना है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये लड़ाई ज्यादा मुकाबला 2014 और 19 के मुकाबले में 2024 की लड़ाई जो है वो बीजेपी के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो एकजुट है और वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए अपना पूरा जोर लगाए हुए। आप देखिए, 2 चीजों से आप गौर कीजिए। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी ने अकेले पूरे देश में हर एक कंस्टिट्यूएंसी, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, सेंट्रल दिल्ली, सभी जगह उन्होंने पूरे तरीके से अपनी ताबड़तोड़ रैलियां की थी, जनसभाएं की थी, रोड शो किया था और जो बयानबाजी था पूरी तरीके से वो पिछले 1 साल से चुनावी मोड में है। अगर आप मोदी के 1 साल के पूरे आप गतिविधि को देखेंगे तो 1 साल से वो चुनावी मोड में है और लगातार रैलियां कर रहे हैं। और 1 साल ही नहीं मुकेश जी, मुझे कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और इस बात की चर्चा कई बार की जा चुकी है कि हर दिन चुनावी मूड में ही रहना है। बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं साल भर, तो वो उस हिसाब से है। लेकिन अगर इस लोकसभा चुनाव की बात अगर आप करें तो 2024 के लिए पिछले 1 साल से लगातार वो केंद्रित करके, इस लक्ष्य को केंद्रित करके वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। और जब मिड मार्च में जब आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद से वो लगातार रुके नहीं है, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। केवल आज का दिन ऐसा है कि मोदी की रैली थोड़ी सी थमी हुई है, आज रैली नहीं है, क्योंकि कल जो है घोषणा पत्र आना है बीजेपी का और उसके लिए जो फाइनल है वो उसके लिए बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। इसलिए जो है मोदी जो है आज के दिन जो है केवल रैली उनकी नहीं है, अदरवाइज कल जब घोषणा पत्र जारी हो जाएगा उसके बाद भी शाम में उनकी रैलियां हैं और लगातार वो चल रहे हैं।
दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, महागठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार यात्रा निकली, एक बार भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी बार न्याय यात्रा, और जो न्याय यात्रा में जो बातें राहुल गांधी ने कही थी उसी 5 न्याय को लेकर के उन्होंने अपना एजेंडा जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र जारी किया है। और अब कल जो है बीजेपी जो घोषणा पत्र अपना जारी करेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किस मुद्दे पे किसको जनता वोट करती है और किसको नहीं करती है। एक बात तो, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मच अवेटेड घोषणा पत्र है जिसे संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी, अभी ये कहा जा रहा है कि इसका नाम हो सकता है। कल 11:30 बजे इस पर से पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चाहे कांग्रेस हो, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आज आरजेडी ने भी परिवर्तन पत्र जारी कर दिया, घोषणा पत्र को नाम दिया। इसके पहले भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं एक एक करके घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। तो सवाल क्रेडिबिलिटी पर आ रहा है। एक तरफ एक घोषणा पत्र है जिसमें मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विभिन्न घोषणा पत्र हैं जिनमें कई गारंटीज हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अभी से ही जनता क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि बात क्रेडिबिलिटी की बात बार बार आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये कहने को दिखाने की कोशिश ये हो जा रही कि ये 2 गठबंधनों की लड़ाई है, लेकिन गठबंधन में शामिल जो रीजनल पार्टियां हैं वो जिस तरीके से अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गठबंधन एकजुट नहीं है और गठबंधन में भी जो है अलग अलग गांठें हैं। जैसे अब आज जो है आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं, ममता बनर्जी ने सीट नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दिया, उन्होंने सभी सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस के लिए या किसी भी दूसरी रीजनल पार्टी के लिए उन्होंने अपना कोई जगह नहीं छोड़ा। उसके बाद महागठबंधन की शुरुआत में जब गठन हो रहा था उस समय नीतीश कुमार उसके अगुवा थे, नीतीश कुमार कन्वेनर के रूप में आगे आने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ साउथ के लोग जो हैं, जो इनके घटक दल हैं, उनका अलग अपना एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का एजेंडा जो है वो एक साथ नहीं, कांग्रेस का अलग एजेंडा है, आरजेडी का अलग एजेंडा है, साउथ में जो डीएमके है उनका अलग एजेंडा है, और सब अपने अपने एजेंडे पर लड़ने के बाद जो है वो एकजुट, यानी कहने को तो ये प्री पोल अलायंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पोस्ट पोल अलायंस के आधार पे जो है ये अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र पे डीएमके अपना चुनाव नहीं लड़ सकती, उस घोषणा पत्र पे जो है जो रीजनल आरजेडी है वो अपना चुनाव नहीं लड़ सकती। यानी जो नेशनल प्रोस्पेक्ट में जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, वो रीजनल पार्टियों के साथ जो उनका गठबंधन है वो कहीं ना कहीं क्लैश करता है और कहीं ना कहीं राज्यों में वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, और इसलिए दोनों का घोषणा पत्र अलग अलग है। तो ये एक मैसेज जनता में भी क्लियर है कि महागठबंधन लड़ाई जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों का कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उस आधार पर घोषणा पत्र नहीं है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता भी बहुत कुछ देख रही है, और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन अगर क्लियर रहता है तो जनता के समक्ष संदेश भी सीधा सीधा जाता है। तो संदेश किसका जा रहा है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, बहुत कुछ तो ग्राउंड पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन नतीजों का फिर भी इंतजार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मुकेश जी यहाँ पर, लेकिन लौटेंगे। तो आज क्योंकि मैंने कहा सुपर सैटरडे है और अलग अलग राज्यों में चुनावी ताल ठोकते हुए स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों के नजर आए हैं, उन राज्यों के लिहाज से, उन सीटों के लिहाज से कितना खास होगा ये पहला चरण जो 5 दिनों बाद 19 अप्रैल को आने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। तो बयानों की मारधाड़ है, रैली लगातार है, और सुपर सैटरडे हम कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों ने आज बड़ी मेहनत की है चुनावी प्रचार में, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कमान संभालते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो। हर किसी का बयान आपने सुना, लेकिन इन बयानों का असर कितना होगा ये देखना बहुत दिलचस्प हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त लगातार सुदर्शन न्यूज रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण हमारी चर्चा चल रही थी, एक ब्रेक आ गया, वो लेना भी जरूरी होता है हम लोगों के लिए, लेकिन एक जो बहुत मेजर पॉइंट था जो आपने भी उठाया कि घोषणा पत्र ही वो आईना होता है जो आने वाले भविष्य की चमक को दिखा देता है। घोषणा पत्र ही वो तस्वीर होती है जो विश्वसनीयता को बता देती है। अब जो पहला घोषणा पत्र, अगर हम, क्योंकि हम 2014 से के बाद से 2019 की भी बात करें और फिर अब 2024, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में कितना बड़ा बदलाव ला रही है। उन वायदों को, जो वायदे पूरे हो चुके हैं उनकी तस्वीरें तो हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायदे रह गए हैं जो पूरा होने बाकी हैं, क्या उनको समेटने की कोशिश की जाएगी इस बार के घोषणा पत्र में? लावनी, देखिए, जब से मैं बीजेपी देख रहा हूं, या जब से लोग जो बीजेपी हैं, मतलब लगातार शुरू से लेकर के अभी तक
यानी 2019 तक के घोषणा पत्र में बीजेपी में एक चीज बहुत ही कॉमन हुआ करती थी, जो शायद इस बार नहीं हो या इस बार वो दूसरे तरीके से हो। बीजेपी अपने हर एक घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र करती थी, चाहे वो शुरू में करे या आखिरी में करे, एक लाइन राम मंदिर उनकी घोषणा पत्र में होता ही होता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने की घोषणा वो करते थे कि अगर सत्ता में आए तो हम राम मंदिर बनाएंगे। इस बार चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, भव्य राम मंदिर का, तो इस बार का जो घोषणा पत्र होगा उस घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र तो होगा, डेफिनेटली जिक्र किया जाएगा उसमें, लेकिन वो निर्माण शब्द जो है वो इस घोषणा पत्र में नहीं होगा। और उसको दूसरे तरीके से इसको लेकर के मैंने सवाल भी कल 2 दिन पहले जब मैं भूपेंद्र यादव जी से मैं मिल रहा था तो उनसे मैंने पूछा कि क्या इस बार का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र होगा, तो उन्होंने हंस के बताया कि इस बार जिक्र तो होगा लेकिन वो दूसरे तरीके से, यानी अंदाज दूसरा होगा, क्योंकि हमने वो जो अपना सबसे पुराना एजेंडा था, जो सबसे पुराना वादा था, वो वादा बीजेपी ने पूरा किया है और उस वादे को पूरा करने का। मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा सीधे रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग का। नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली होने वाली थी, जो दौरा होना था, वो रद्द हो गया है। दरअसल आज मौसम खराब है और इसका असर इस दौरे पर पड़ा है। अमित शाह का नोएडा दौरा रद्द हो गया है। नोएडा में कुछ देर पहले ही मौसम ने करवट बदली और इसका असर इस रैली पर पड़ा है। खराब मौसम के कारण अमित शाह का ये दौरा रद्द हो गया है। हालांकि ये बहुत ही खास सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और इन सब के बीच इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत दर्ज हो, वोटों की अपील के लिए अमित शाह नोएडा की रैली में आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण फिलहाल ये दौरा रद्द हुआ है। आइए एक बार फिर से चलते हैं। मुकेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 3 आज खास रैलियां थी गृह मंत्री अमित शाह की। राजस्थान में अलवर, आप भूपेंद्र यादव की बात भी कर रहे हैं, अभी हम लोग अलवर सीट की बात करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु कन्याकुमारी में भी ताल ठोकी, और लेकिन नोएडा का दौरा रद्द हुआ। आपने बात पूरी कीजिए प्लीज। नोएडा में दौरा जो रद्द हुआ है, मौसम उसकी बहुत बड़ी वजह है। अभी हम देख रहे हैं, हमारे सामने में भी दिख रहा है कि धूल भरी आंधी चल रही है, बादल भी छाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि बारिश भी होने की संभावना है और इसकी वजह से जो है वो रद्द किया गया है। और आपको मैं याद दिला दूं कि इस बार जो है, जो मौसम विभाग ने यह भी एक अनुमान लगाया है कि चुनाव के दौरान जो है गर्मी जो है ज़्यादा होने वाली है, और तपिश के कारण एक स्पेशल जो है चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश भी दिया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कि वो जो है अपनी रैली और रोड शो का ध्यान रखें, और रैली जहां पे करे, जहां पर जनसभा करे, वो छायादार जगह होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है धूप ज़्यादा होने वाली है और तपिश ज़्यादा होगी। इसकी वजह से जो दर्शक हैं या जो रैली में या जनसभा में जो सुनने के लिए लोग आएंगे उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए स्पेशल जो है एक मौसम विभाग के निर्देश से जानकारी मिलने के बाद जो है चुनाव आयोग ने अलग से एक निर्देश भी जारी किया है, एडवाइजरी एक तरीके से जारी किया था, और सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहा था कि आप जब भी कोई रैली करें, रोड शो करें या जनसभा करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो छायेदार जगह पे हो, ताकि लोगों को कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये तो नेचुरल चीज है, अगर कहीं पे आ गया तो वो करे। लेकिन जो घोषणा पत्र की बात हम लावनी कर रहे थे, घोषणा पत्र में इस बार जो है जो रीजनल पार्टियां निकाल रही है अभी तक महागठबंधन, लेकिन ये चलन जो है महागठबंधन की तरफ से या एनडीए की तरफ से अभी तक इस तरीके का चलन नहीं है कि महागठबंधन का एक कॉमन घोषणा पत्र हो। ये अक्सर कॉमन जो एजेंडा होता है वो सरकार बन जाने के बाद जो है हर एक जो रीजनल पार्टियां होती है, चाहे जो घटक दल होते हैं, घटक दल बैठ करके जो है तय करती है, और उसके बाद कॉमन मिनिमम जो एजेंडा होता है उस पर चर्चा होता है और उस पर एक सहमति बनती है, और उसी के आधार पर सरकार आगे 5 साल के लिए काम करती है। और आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय भी बना था, यूपीए के टाइम में भी बना था, और उससे पहले जितनी भी गठबंधन की सरकारें थी, वीपी सिंह से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा तक, उस सभी में इस तरीके की चीजें बनी थी। लेकिन अब चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी और अपने बूते चूंकि ये बीजेपी सरकार बना लेती है, उतने नंबर्स होते हैं, इसलिए अब कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है करके साइन नहीं किया जाता है एनडीए की जब तक सरकार आई है, बीजेपी के लेड जो गवर्नमेंट है। लेकिन जो घटक दल है, घटक दल की बात भी रखी जाती है, और वो अपने अपने क्षेत्र में जहां पर भी वो चुनाव
चुनाव लड़ते हैं वहां पर वो अपना एजेंडा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एनडीए की तरफ से जो घटक दल हैं उन्होंने अपना अलग से कोई घोषणा पत्र जो है वो जारी नहीं किया है, और सभी ने मोदी की गारंटी पे और मोदी की आवाज पे और मोदी लहर पे ही जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और सभी अपने चुनाव प्रचार में, आप जहां भी जाएं, आप उत्तर प्रदेश से अभी आई हैं, बिहार से भी आप होके आई हैं, वहां भी आप जितनी भी सभाएं होती है, चाहे वो घटक दल के नेताओं की सभा हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की सभा हो, सभी में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौन हो जाते हैं। केवल 10 साल के मोदी का कार्यकाल और मोदी की गारंटी, ये दो चीज चल रही है। और अभी मैं अगर अलवर की अगर मैं बात करूं लावनी, तो अलवर में जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो जब हम लोग साथ में गाड़ी में चल रहे थे तो उन्होंने एक कहानी बताई कि मुझे, अब वो अक्सर अपनी जनसभाओं में भी इसका जिक्र करते हैं कि उनको रास्ते में 2 बुजुर्ग महिलाएं मिली और उन्होंने देख करके जब उससे रुक करके प्रणाम किया तो उन्होंने टूटी हुई सड़कें थी, वहां पर गड्ढा था, उस सड़कों की गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने इनको कहा, भूपेंद्र यादव जी को, कि ये देख लो गड्ढा इसे बनवाना है। फिर उसके बाद भूपेंद्र यादव जी कुछ बोलते इससे पहले ही वो बोली, दोनों महिलाएं बोल पड़ी, कोई बात नहीं गड्ढा तुम बना देना, लेकिन हम वोट तो मोदी को ही देंगे। मतलब इस तरीके की चीजें जो चल रही है वहां पर, और मोदी के पक्ष में जो लहर है वो साफ दिख रहा है, उसी को भुनाने की कोशिश है। कोई भी प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी का कोई महत्व नहीं है, नाम का कोई महत्व नहीं है, सब जो है मोदी के रंग में एनडीए जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए के घोषणा पत्र का जिक्र अभी हो रहा है, कल जो आने वाला है, इसमें एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ विकसित भारत की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें सिर्फ एक नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो वो लोकतंत्र में विकास के लिए आना चाहते हैं या सिर्फ मोदी को हटाने के लिए आना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। कहीं नहीं लगता आपको कि विपक्ष जो है लगातार कंफ्यूज्ड है? उसने जब चेहरे सामने रखे, हम अलवर की ही बात कर लेते हैं पहले, हालांकि एक ही समाज से दोनों ने ही उतार दिया। भूपेंद्र यादव अगर बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो ललित यादव है कांग्रेस की तरफ से, दोनों ही एक समाज से हैं, लेकिन दोनों के बीच में फर्क सिर्फ विकसित भारत, विकसित समाज का आएगा। क्या आपको लगता है कि इसका एक बड़ा इंपैक्ट जनता पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों का एजेंडा जो है वो अलग होता है, और जो ललित यादव हैं वो विधायक हैं वहाँ से और वो स्थानीय चुनाव लड़ते रहे, और जो भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने, उनका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 14-15 राज्यों में चुनाव करवाने का एक्सपीरियंस है उनका। वो चुनाव जो प्रबंधन है, चुनाव प्रबंधन में रह चुके हैं, संगठन में रह चुके हैं, और महासचिव पार्टी के रह चुके हैं। उन्हें प्रबंधन का, संगठन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना, बहुत ही लंबा अनुभव है, और अपने अनुभव के आधार पे वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जैसा कि कैंडिडेट भी कह रहे हैं, केवल भूपेंद्र यादव ही नहीं, आप पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में जहाँ भी जाएंगे, सभी को केवल मोदी के नाम पे, मोदी की गारंटी पे और मोदी सरकार के कामकाज के आधार पे वोट मांगा जा रहा है। कैंडिडेट की अपनी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी गौन है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रूप से जो है मोदी के नाम को ही आगे करके ये किया जा रहा है। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस में के नेताओं से मिलेंगे तो हमेशा आप बोलेंगे नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आप देखेंगे 232 सीटों पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और आपको सरकार बनाने के लिए 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 273 आपको 272 चाहिए, आपको 272 आपके कैंडिडेट नहीं है, और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप पहले ही जो प्रत्याशी उतारे हैं वो उतने नहीं हैं, जो सिंपल मेजोरिटी तक के नंबर्स जो हैं उतने प्रत्याशी भी आपने नहीं उतारे हैं। तो एक मैसेज तो क्लियर है आपका कि आप अपने बूते कभी सरकार नहीं बनाएंगे। अगर आपके सारे के सारे प्रत्याशी जीत गए तो पर भी आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो जनता भी ये जानती है कि एक तरफ जो है मिली जुली सरकार होगी, कमजोर सरकार होगी, और जब तक सरकार एक ही चेहरा होगा और वो सरकार होगी जिसकी गारंटी का दावा बार बार किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, रण क्षेत्र जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो पहले चरण के चुनाव में अब बस 5 ही दिन बाकी रह गए हैं, और इससे पहले कमर कस ली है तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक चेहरों ने, और यही वजह रही कि शनिवार को तो सुपर सैटरडे बनाने की कोशिश की गई। संडे पे भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है, और संडे का दिन इसलिए भी खास होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी कल सामने आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि हम रैलियों की बात कर रहे हैं, खास तौर से हम दक्षिण की तरफ अब चलने का प्रयास करते हैं। दक्षिण, जहां पर दक्षिण दुर्ग को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मेहनत कर रही है, पुरजोर कोशिश की गई है, चेहरों का चयन भी बहुत खास तरीके से किया गया। आज
कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोकते हुए नजर आए। पी राधाकृष्णन जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके लिए वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके लिए वो चुनावी वोटों की अपील करते हुए नजर आए हैं। मुकेश जी, आपके से सीधा सवाल ये रहेगा कि जब हम साउथ की बात करते हैं, मिशन 400 पार के लिए मिशन साउथ को पूरा करना क्या आपको लगता है कि बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? और यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अभी से नहीं, आप देखिए तो आपने भी कहा भी कि 1 साल से दक्षिण की तरफ भी नजर घुमा दी गई है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। मिशन बीजेपी 370 पॉइंट अभी बीजेपी के पास 303 है और 67 ज़्यादा सीटें आपको चाहिए, तभी आप जो है आप 370 के टारगेट को पार करेंगे और उसके बाद आप 400 के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए दक्षिण का द्वार खुलना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट देखिए उत्तर भारत में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आप सैचुरेशन पॉइंट पे हैं। मध्य प्रदेश में आपको जो मैक्सिमम सीट है वो आपके पास है, राजस्थान की सारी सीटें आपके पास है, गुजरात की सारी सीटें आपके पास है, दिल्ली की सारी आपके पास है, हिमाचल की सारी सीटें आपके पास है और जो उत्तराखंड है उसमें सारी सीटें आपके पास है। मोर देन 70% सीट जो है जो उत्तर प्रदेश की है वो आपके पास है। बिहार में जो है ऑलमोस्ट 90 प्लस 95% सीटें आपके पास है। केवल एक सीट जो है किशनगंज की वो जो है विपक्ष के खाते में है, बाकी सब एनडीए के खाते में है। तो आपको नॉर्थ में सैचुरेशन पॉइंट पे हैं आप, यानी वहां पर सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप बहुत बढ़ाएंगे, आप तो 4, 5, 10 सीटें मैक्सिमम आप वहां पर बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको मेंटेन करने की चुनौती है कि जितना जो परफॉर्मेंस 2019 में था बीजेपी का, उस परफॉर्मेंस को मेंटेन किया जाए, उससे नीचे ना आए। और अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको साउथ की तरफ जाना होगा। कर्नाटका में आपको मैक्सिमम सीटें थी आपके पास, लेकिन अभी चूंकि वहां पर विधानसभा में जो इक्वेशन चेंज हुआ है तो वहां पर आपको मेंटेन करने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल में आपके पास जो सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें आपको इस बार आएंगी, क्योंकि इस बार आपने वहां पर अच्छा काम किया है और संदेश खाली का जो मुद्दा है वो इस बार काम कर रहा है आपको, और वहां पर सीटें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन अब नीचे जैसे ही आते हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटक है, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी सीटें हैं दक्षिण के, इन सीटों पर आपको आपके तमिलनाडु में आपको ओपनिंग करनी है, केरला में आपको ओपनिंग करनी है, तेलंगाना में आपके पास एक सीट है। तो इन सब सीटों पे आप जब तक ओपनिंग नहीं करेंगे, यहां पर अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन मुकेश जी यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए ओपनिंग बैट्समैन भी धारदार होना चाहिए, जिसकी बल्लेबाजी में राजनीतिक बल्लेबाजी धुआंधार हो। यहाँ पे तो अगर हम तमिलनाडु में कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं तो उस चेहरे को उतारा गया है जो पिछली बार भी चुनावी ताल ठोक रहे थे लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। हारे हुए चेहरे पर ही एक बार फिर से विश्वास करना या उस पर चुनावी मैदान में दम भरने के लिए उसे उस चेहरे को उतार देना, पी राधाकृष्णन की बात कर रही हूं मैं, क्या इसका कोई फायदा होगा? चेहरा इस बार, लावनी, मैंने कहा कि चेहरा इस बार कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ मायने रखता है मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के इशूज जो हैं वो अभी कच्चा थीवी वाला इशू आपको याद होगा, जो एक कच्चा थीवी जो एक द्वीप है जो कांग्रेस ने वहां की डीएम की सरकार के साथ मिलकर के श्रीलंका को दे दिया था, वो एक बड़ा मुद्दा इस बार है। और दक्षिण तमिलनाडु की जो 15 सीटें हैं वो उन मछुआरों के कंस्टिट्यूंसी है एक तरीके से, और वो उनको लीड कर, यानी जो मछुआरे हैं वहाँ के, वो 15 कंस्टिट्यूंसी को इफेक्ट करती हैं। और कच्चा थीवू मामला जो है सीधे तौर पे मछुआरों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो मछुआरे जब साउथ इसमें समुद्र में जब जाते हैं, दक्षिण के तमिलनाडु के दक्षिण में जब मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो कच्चा थीवी द्वीप पर जाकर के वो मछली पकड़ते हैं और वहाँ पर अपना जाल और अपना बोट वहाँ पर आराम करते हैं। उसके बाद जो है वो वापस आते हैं। लेकिन जब वो द्वीप जो है जब श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था तो उसके बाद एक सेक्शन 6 जो है उसमें जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस सेक्शन के तहत जो भारत के जो मछुआरे हैं, यानी तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, वो कच्चा थीवी द्वीप पर जाकर के अपने जाल सुखा सकते हैं। हालांकि द्वीप जो है वो श्रीलंका के पास है, लेकिन वहाँ इनको जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर इनका भी अधिकार होगा और वहाँ पर बोट भी जो है वहाँ वो अपना रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन 1 साल के बाद से, उस 1 साल के भीतर ही उस सेक्शन को हटा लिया गया और दुनिया को पता नहीं चला, पार्लियामेंट को नहीं बताया गया और गुपचुप तरीके से इसको डीएमके और कांग्रेस ने कर लिया। डीएमके और कांग्रेस की मिलीभगत से बिना संसद को विश्वास में लिए हुए कच्चा थीवी द्वीप दे दिया गया और वो अब जो है
करीब 30 साल के बाद, 3 दशक के बाद जो है वो सामने ये इशू बीजेपी ने इसे उठाया है, अन्नामलाई ने। और ये बीजेपी इशू तो उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, उनका स्टेटमेंट भी आया था चुनावी दौर में भी, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस ग्रह पर आकर तमिलनाडु की अस्मिता पर किसी भी तरीके का चोट कर सके या तमिल लोगों पर कोई चोट पहुंचा सके। तो उनका इस तरीके का चैलेंज करना कहीं ना कहीं से तो एक बैकअप, एक विश्वास होगा। बिल्कुल, ये भी है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है लावनी, वहां पर जो अक्सर आप जो हम लोग दिल्ली में बैठे जो जर्नलिस्ट हैं या जो दिल्ली के जो अखबार या मीडिया है, वहाँ पर अक्सर हम लोग सुनते हैं कि श्रीलंका की नेवी ने जो है भारत के मछुआरों को पकड़ लिया और उनको वहाँ पर जेल हो गई और वहाँ पर इतने हो गए। अब जो एक डेटा आया था इस कच्चा तेल मामले के सामने आने के बाद से कि 6,284 मछुआरे जो हैं अब तक जो है डिटेन किए गए हैं जेलों में, श्रीलंका के जेलों में उनको सजा दी गई है। और 6 मछुआरे को अभी फांसी की सजा हुई थी, जिसे मोदी के इंटरफेरेंस के बाद जो है उसे बचाया गया और उसे वापस तमिलनाडु भारत लाया गया वहां पर। तो ये जो सारी चीजें मछुआरों के साथ जो है काफी दिक्कत हो रही है और इस बात का अंदाजा जो है वहां के डीएमके सरकार को भी। लेकिन डीएमके सरकार ने जब ये कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो डीएमके सरकार ने उसका विरोध नहीं किया और गुपचुप तरीके से दोनों ने हाथ मिला करके वो द्वीप जो है वो दे दिया गया, उसको श्रीलंका को दे दिया गया। और अब वो द्वीप जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के लिए अब खतरनाक है। अब देखिए, यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण से पर्दा तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी सवाल वहीं पर आकर अटकता है कि 2019 में जिस तरीके का परफॉर्मेंस डीएमके अलायंस ने दिखाया था, यहां पर अगर बात करते हैं 39 में से 24 सीटें वो लेकर गए थे और 8 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। तो उस वक्त और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर हो चुका है। क्या ये अंतर, बहुत शॉर्ट कमेंट सर, कि क्या ये अंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? बिल्कुल, इस बार देखिए लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में मिरेकल होगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने अपना पूरा फोकस किया हुआ है। अन्नामलाई एक डायनामिक लीडर है वहां पे और लगातार, अब तो कह रहे हैं मोदी जी 1 साल से दक्षिण की तरफ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन जो अन्नामलाई है पिछले 5 साल से लगातार एक्टिव है वहां पर। बिल्कुल, वो पदयात्रा भी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा होगा। आई एम सो सॉरी, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। पहले ही चरण में तमिलनाडु की जो तमाम सीटें हैं उन पर चुनाव होना है, 19 अप्रैल को ये चुनाव होना है, इसलिए तमिलनाडु की राजनीति किस करवट जाएगी हम इस पर भी बड़ी चर्चा करेंगे, विस्तार से अलग कार्यक्रम रखेंगे रण क्षेत्र में। लेकिन फिलहाल आज की रैलियों पर आपने तमाम जानकारी हमारे बीच रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। रण क्षेत्र में हम हर रोज बात करने वाले हैं उन चुनावी मुद्दों की, उन चुनावी ताल ठोकते हुए चेहरों की जो सीधे सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। आपसे सरोकार मतलब समाज से सरोकार, समाज से सरोकार मतलब देश से सरोकार, और देश से सरोकार रखने वाला हर व्यक्ति इस बार सक्षम हो चुका है, समझदार हो चुका है कि चुनाव किसका करना है। आकलन एक बार सोने से पहले रात में करिएगा जरूर। चलिए इसी के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।